हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम क्या लेकर के आए हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक के साथ बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, आई एम फॉरगेट काउंटिंग में बोल चुका हूं सीरियसली। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। कल हम लोगों ने देखा था कि आखिर जीवन प्रत्याशा दर क्या होता है, जीवन के अगर क्या सिर्फ आय के ही तहत रख करके हम किसी देश को विकसित या विकासशील नहीं कह सकते, क्या दूसरा तरीका भी है हमारे पास? इस बात को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इस बात को हम लोग कंप्लीट कर लिए हुए थे। इसी में कल मैंने बोला था यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ये जो था किसके द्वारा दिया जाता था? यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता था। अभी जो यूएनडीपी के द्वारा हमारा दिया जाता था, तो इसके बारे में आपको बताए थे कि ये कब से चालू हुआ था हमारा, कब से स्टार्ट हो चुका था हमारा यूएनडीपी के द्वारा? 1990 से। ये हमारा कब से शुरू हुआ? 1990 से शुरू हुआ। तो हमने इसके आधार पर देख लिया था एक आंकड़ा जो राज्य को बांटे थे, कि आखिरकार हमने लिया था हरियाणा का, लिया था केरल के, लिया था, फिर अपने बिहार के बारे में चर्चा किए थे। तो हमने उसके अंतर्गत देख लिया कि सिर्फ हमारे पास प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय के आधार पर ही हम उसको विकसित या अल्प विकसित या विकासशील नहीं कह सकते। तो आपको पता चल गया था इस बात पे। तो आज हम देखने वाले जो है कि यूएनडीपी के आधार पर किस देश को कितने आधार पर रखा गया है, कितने नंबर पर रखा गया है। तो चलिए पूरे के पूरे 147 देशों के आंकड़ों में से मैं आपको 2013 का डाटा दे रहा हूं, 2014 का डाटा दे रहा हूं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक में। मेरे पास भारती वन का बुक है, तो भारती वन का ये वाला बुक आपको पता होगा। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये अर्थव्यवस्था में इसके इतिहास, तो हाई स्कूल का हमारा है। तो इसी बुक में हम आपके लेकर के चलते हैं। एक मिनट, ये हो गया हमारा पेज नंबर, आपको मिल जाएगा कहां? 6 में। ठीक है, पेज नंबर 6 में आंकड़ा सारणी नंबर 1.1 में आपको ये दिया हुआ है। तो चलिए जरा हम इसको समझते हैं। तो ये आंकड़ा है आपको, ये कल की क्लास का थोड़ा सा बाकी रह गया था, जो कल मैंने बोला था कि राज्य के स्तर पर हम लोग देखेंगे, तो राज्य के स्तर पर कल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देश के स्तर पर देखते हैं कि आखिरकार जो ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स है हमारा, जो मतलब मानव विकास सूचकांक था हमारा, जो यूएनडीपी के द्वारा हमारा दिया जाता था, वो किस आधार पे था और किस देश को किस स्थान में रखा गया। तो हम अन्य देशों को नहीं लेते हैं, हम अपने भारत के आसपास के पड़ोसी देशों को देखना ज्यादा उचित समझेंगे। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। तो हमारा हो गया देश, इसमें हम देश के कॉलम बनाए हैं। उसके बाद पीसीआई और एनआई मतलब पर कैपिटा इनकम, और नेशनल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, जो कि डॉलर में नापा जाता है, वो उसका हम ले लिए हुए हैं। उसके बाद जन्म और संभावित मृत्यु हमारा ये आंकड़ा कहता है, जन्म में संभावित मृत्यु हमारा ये देख लिए। तो साक्षरता दर हमारा दिया हुआ है, तो साक्षरता दर हम लोग देख लिए। और शिक्षा सूचकांक में हम देख रहे हैं, शिक्षा सूचकांक हो गया, एचडीआई के क्रमांक नंबर पे कितना है देख लीजिए। तो देश में हमने लिया श्रीलंका का, भारत का, पाकिस्तान का, नेपाल का। उसके बाद पर कैपिटल के निशा में लिए, तो देखिए हमारे पास श्रीलंका का जो है वह एक साल में पर कैपिटल या नेशनल इनकम हमारा कितना है? 9,250। लेकिन वही हम अगर भारत में देखते हैं, तो भारत में एक छोटा देश होने के बावजूद भी इसका 9,250 है, और ये देखिए 5,150 पे अटका हुआ है। वहीं अगर भारत से तुलना करते अगर पाकिस्तान का, तो 4,652 है, और नेपाल का हमारा 2,194 है। आगे हमारा देखिए श्रीलंका का हमारा हो गया जन्म के समय संभावित मृत्यु कितना है? 74.3। तो आपको बताए थे हम आपको कितना, इतना परसेंट है हमारा, तो 100 में से इतना परसेंट हमारा, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या होता है, बच्चे मर जाते हैं, संभावित मृत्यु रखा गया है। ठीक है, एक साल में जो अपना बर्थडे नहीं मना पाते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको बताया था। तो ये आंकड़ा हो गया हमारे पास। और भारत श्रीलंका से अगर तुलना करें तो हमारा 64.4 है, और पाकिस्तान में 66.6, मात्र 2.2% हमारा क्या है, ये बेचारा हमारे पीछे है। नेपाल जो हमारा हो गया वो 68.4 है, जनसंख्या भी कम है। अच्छा है, अब ध्यान दीजिए श्रीलंका का साक्षरता दर जो है वह 91.2 है। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं, मात्र कितना,
हमारे पास 100 में से इतना ही परसेंट कम है, 100 में से घटा कर देखिए कितना हमारे पास आता है, तो इतना ही हमारे पास कम है। और ये देखिए भारत इतना बड़ा राज्य होने के, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी, राज्यों का संघ होने के बावजूद भी भारत में मात्र 62.8 है, लेकिन पाकिस्तान में यह आंकड़ा 54.9 है और नेपाल में हमारा क्या 57.4 है। अब देखिए शिक्षा सूचकांक में हमारा श्रीलंका जो 0.0756 है और भारत कहीं उनसे 100 डिग्री सीधे खत्म है, यहाँ पर 650 पे आ गया हुआ है। और जो पाकिस्तान है वो 428 है और हमारा नेपाल है वो क्या है हमारे पास 689 पे है हमारा। अब इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब पूरे दुनिया में अगर देखा गया 147 देशों का आंकड़ा में 147 देशों का आंकड़ा निकाला गया था, 147 देशों के आंकड़े में हमारे पास जो श्रीलंका है वह 73वें नंबर पर है। तो 73वें नंबर पर था सर एचडीआई क्या है, वहां के लोग कितने संपन्न है, वहां के लोग कितने ज्यादा खुश है, वहां के लोग अपने जीवन में कितना ज्यादा खुश है, तो उसमें नापा गया तो श्रीलंका 73वें नंबर पर। वहीं हम अपने भारत को देखते हैं तो इसकी तुलना में देखिए 135वें नंबर पे आ रहा है, मात्र कितना देशों से पीछे है, देखिए 5 7 5 12 देशों से पीछे है, मतलब व्यक्ति यहां खुश नहीं है। अब हमारा पाकिस्तान को देखते थे 146वें नंबर पर है और हमारा नेपाल को देखते 145वें नंबर पर है। एक बात हमारा बताइए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ पीसीआई और एनसीआई के आधार पर, हमारा एनआई के आधार पर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के हमारा ये भले ही अगर नेपालों से अगर तुलना करते हैं भारत का, तो यहां पर देखिए भले इसमें बेचारा कम है लेकिन हर जगह नेपाल भी भारत से ज्यादा ऊंचा है। 68.4 हो गया इसका देख लीजिए मूवी कितना 66.4 है। यहां पर देख लीजिए 60 साक्षरता दर कितना है जनसंख्या के हिसाब से, चलिए ठीक है मान लेते हैं। तो यहां पर शिक्षा का सूचकांक भी देख लीजिए, यहां पर 689 है, यहां पर 685 है। अब मतलब एक छोटा देश श्रीलंका है वो भी अपने भारत से क्या है आगे है। हमारा भारत जहां 135वें नंबर पर, हमारा श्रीलंका कितना नंबर पर है 73वें नंबर पर है। समझ में आ रही बात। तो ये हमको डाटा देता है हमारा किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। तो अभी तक यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है, इन सारे आधार पर निकाला गया डाटा ही बेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग क्या देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए, यह आंकड़ा दिखाते हैं। तो सर अब आप कहोगे कि सर आज का क्या आंकड़ा, आज क्या पढ़ना है, चलिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाता हूं। आज हम लोग को पढ़ना है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता, देखा टेर नहीं ना हुआ, ठीक है। चलिए विकास की धारणीयता। सर विकास की धारणीयता, धारणीयता का मतलब आपको हम बताए थे क्या होता है, यह सोच, आखिरकार यह है क्या। तो हम लोग जिस आधार पर देखे थे, क्या विकसित राष्ट्र में किसी चीज की कोई समस्या नहीं होती है। आप जिस तरीके से हमको पढ़ाए सर, इस हिसाब से तो हम कह सकते हैं अगर वो विकसित राष्ट्र है तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन क्या यह बात सच है कि विकसित राष्ट्र में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती? होती है, उसमें भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे एक बात बताइए, वह कितना भी विकसित हो जाए, अगर वह चाहेगा तो क्या शुद्ध एवं प्राकृतिक वातावरण खरीद सकता है? संभव नहीं है। क्या वो अपना शुद्ध एवं प्राकृतिक वातावरण नहीं खरीद सकता? क्या वो अपनी एक दुनिया अलग बसा सकता है? नहीं बसा सकता। क्या वो अपने लिए अलग पृथ्वी बना सकता है? नहीं बना सकता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, कितना भी विकसित कर जाए समस्या उसके अंदर होती है। हालात ऐसे हैं कि जो भी विकसित राष्ट्र है ना, वो विकास कर रहे हैं, विकास के उच्च पैमाने पर भी है, लेकिन वो जितना ज्यादा तरीके से अपना क्या नाम है विकसित हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा तरीके से वहां के प्राकृतिक संसाधन का विध्वंस कर रहे हैं। वहां की जो प्राकृतिक संसाधन है वह इस तरीके से खत्म हो रही है कि पुनः उसका निर्मित होने में संभव ही नहीं। भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं बचेगा। तो हमें इस रूप में आखिरकार उस प्राकृतिक संसाधन का भी दोहन करना चाहिए कि ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वह पुनः उसी प्रकार सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है विकास की धारणीयता।
अब इसको समझने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन को समझना पड़ेगा। तो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधन को तो हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा किसका टॉपिक है, आपके भूगोल का फर्स्ट नंबर का चैप्टर है। फर्स्ट नंबर के चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। आज हम विकास की धारणीयता को समझने के लिए आपको लेकर के चलते हैं समय के आधार पर, जो हमारा संसाधन बांटा गया है उस आधार पर। तो समय के आधार पर, तो प्राकृतिक संसाधन में से, प्राकृतिक संसाधन में से मैं आपको समय के आधार पर जो हटा है उसके आधार पर मैं लेता हूं। यह मुख्यतः इसी आधार पर हमको बांटा गया, आंकड़ा इसी आधार पर देता है, समय के आधार पर। तो समय के आधार पर हमको जो संसाधन का रूप है वह दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो आता है वह हमारा आता है नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा जो आता है वह आता है अनवीकरणीय। क्या आता है बाबू, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। ये दो संसाधन के रूप है जिनके आधार पर यह बताया जाता है कि हम उस देश के प्राकृतिक संसाधन का विदोहन और दोहन को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम दो वर्ड बार बार बोल रहे, विदोहन दोहन क्या होता है, ध्यान दीजिए। दोहन पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, दोहन का मतलब है ये पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस देता है, मतलब उसका जितना मात्रा में और जिस तरीके से हमको उपयोग करना है उस रूप में हम कर रहे हैं तो हम उसको दोहन कह सकते हैं। लेकिन विदोहन, विदोहन का मतलब है कि हम ना तो आने वाली पीढ़ी के बारे में, ना तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बस हम उसका प्रयोग करते जा रहे हैं। मतलब वो इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। तो ये हमेशा निगेटिव स्थिति हमको देता है। ये सीधी सी बात है, माइनस लिख दिया, समझ जाइए, ये निगेटिव स्थिति हमको देता है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा विदोहन अर्थ हो गया। अब आगे समझते हैं सर ये नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संसाधन का वह खंड जिसके अंतर्गत, या प्राकृतिक वह प्राकृतिक संसाधन जो अपना निर्माण स्वतः समय के अनुसार कर लेता है, अपना निर्माण वो स्वतः कर लेता है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। आइए हम थोड़ा सा हम इसको पूर्णतः एक जगह पर लेकर के हम देखते हैं। इसको बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर फिर इसी प्रकार से है, हम सिर्फ नवीकरणीय हम लिखते हैं, नवीकरणीय को लिखते हैं। अब अंतर समझना तो तनका ज्यादा स्पेस चाहिए, हम ले लिए हैं नवीकरणीय। सही लिखा हुआ है ना, एक मिनट लेट मी चेक, नवीकरणीय सही है, नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद हो गया अनवीकरणीय संसाधन। आखिरकार नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसको अगर तोड़ते हैं तो हमारे पास दो वर्ड आते हैं। पहला आ जाता है वह है नवी, दूसरा आ जाता है करणीय। चलिए, नवीकरणीय संसाधन, तो यह वैसा संसाधन होता है, वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति अपने आप हो जाती, प्रकृति के द्वारा ही हो जाती है। तो इसका परिभाषा अगर लिखे तो सर क्या लिखे, तो वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति समय के साथ पुनः हो जाती है, पुनः हो जाती है। हमारा यह संसाधन कौन सा संसाधन कहलाएगा, हमारा नवीकरणीय संसाधन। जैसे में एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, डॉट 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 etc। अब आ जाइए अनवीकरणीयों को, इसको भी अगर बांटे तो हम दो भागों में बांटेंगे। पहला हमारे पास आ गया अनवी। अनवी का मतलब हो गया, अ का मतलब होता है हिंदी की दुनिया में न, तो न नवी अकरणीय। इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति
समय के साथ नहीं होती, नहीं होती है, हमारा अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो ये इसके बारे में कह सकते हैं, इसकी मात्रा सीमित होती है, इसकी मात्रा सीमित होती है, सीमित होती है, जो एक निश्चित समय पर जाकर उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित समय पर जाकर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में जो हमारा हो गया, तो एग्जाम्पल्स में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं हमारा पेट्रोल हो गया, क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया, डॉट 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 etc। आइए इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। हमने लिखा विकास के आधार पर, संसाधन के आधार पर हमको समझना पड़ेगा कि विकास की धारणीयता के आधार पर कि कोई एक विकसित राष्ट्र है, वह पूर्णतः विकसित है, लेकिन उसमें भी समस्याएं हैं कि वह जितना विकसित होता जा रहा है, वहां प्राकृतिक संसाधन जो है उतना ही खत्म होता जा रहा है, भावी पीढ़ी उस पर निर्भर नहीं रह सकती, इतना कम मात्रा में उपस्थित है। अब आइए उसके हिसाब से मैंने समय के आधार पर दो चीजों को बांटा, दो आधार पर संसाधन को बांटा, पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में हमने देखा वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति समय के साथ पुनः हो जाती है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जो अपना निर्माण स्वतः कर लेता है। क्या आप मतलब गति करते हैं, सूर्य को टॉर्च जला के थोड़ी ना उसको रोशनी प्रदान करते हैं ताकि बिहान को नहीं आकर हमको ऊर्जा प्रदान करे, नहीं, वह अपना निर्माण, अपने ऊर्जा का निर्माण पुनः करता है। आप वायु थोड़ी ना आप पैदा करते हैं, वह स्वतः प्रकृति की देन, प्रकृति के द्वारा बनता है और उसका निर्माण होता है। तो वह हमारा वैसा संसाधन, कौन सा संसाधन हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन। लेकिन उल्टा होता है अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसका निर्माण प्रकृति में पुनः अपने आप से नहीं होता है, उसको निर्माण में अरबों खरबों वर्ष लगते हैं एक बार में निर्माण में। तो ये हो गया हमारा पेट्रोल। एक बार बताइए पेट्रोल क्यों इतना महंगा होता जा रहा है, आप हालात को समझिए। ये हम देख रहे हैं कि पेट्रोल हमारे पास नहीं है, हमारे भारत कहीं से आयात करता है, निर्यात नहीं करने की शक्ति इसके अंदर, आयात करता है। तो एक बात बताइए, दूसरे देश से जब मंगाएंगे तो वहां अगर ज्यादा दाम देगा तो हमारे यहाँ ज्यादा दाम लेगा। और वह ज्यादा दाम क्यों लेगा, क्योंकि उसके पास भी अब जो भी स्टोर था वह कम मात्रा में उपस्थित है, क्योंकि वह विकसित राष्ट्र है। जितने भी हमारे तेल सौदा के कारखाना वाले देश हैं हमारे विकसित राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। अब वहां की जो स्थिति है वो बेचारा विकसित तो हो गया, लेकिन वो बेचारे में इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है कि अब उनके अंदर जो प्राकृतिक संसाधन से थे सब खत्म हो रहे हैं, और इतना मात्रा में खत्म हो रहा है कि हाल 10 साल के अंदर वो बेचारे के पास कोई प्राकृतिक संसाधन बचेगा ही नहीं बचेगा, इतना ज्यादा मात्रा में वो भी दोहन कर रहा है उसका। एक आंकड़ा मेरे पास है, मैं उस आंकड़े को आपके सामने प्रदर्शित करना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा उस आंकड़े पर, वो आंकड़ा आपको क्या बताता है, ध्यान दीजिए। और उस आंकड़े के हिसाब से मैं आपको पूरी बातें आखिरकार इस विकास के धारणीयता के अंतर्गत मैं आपको रख करके दिखाऊंगा कि कैसे प्राकृतिक संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। हमारे पास एक आंकड़ा, आइए मैं आंकड़ा आपको समझाता हूं। एक डाटा है मेरे पास, एक डाटा, यह भी यूएनडीपी के द्वारा पर दर्शाया गया था। राज्य या क्षेत्र हम बोल सकते हैं, राज्य या क्षेत्र। उसके बाद जो हमारा हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा भंडार। वो हो गया हमारे पास भंडार, जो कि बिलियन में है, याद रखिएगा यह बिलियन में है, ठीक है। तीसरा हमारे पास हो गया संभावित अवधि, मतलब कब तक यह चलेगी, संभावित अवधि, यह कब तक यह चल सकता है, यह हो गया। और जो क्या चीज में दिया हुआ है, वर्षों में। यह बात हमको समझना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिए, अब राज्य क्षेत्र को समझते हैं। ये डाटा हमको यह बताएगा कि कौन से देश में कितना प्राकृतिक संसाधन उपस्थित है और वह कितने वर्षों तक यूज कर सकता है। एक डाटा हमारे पास है, वह दिया हुआ है मध्य पूर्व क्षेत्र, मध्य पूर्व क्षेत्र। दूसरा हमारे पास है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका कह लीजिए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह लीजिए,
यही हो गया हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या हमारे पास सीधा अमेरिका बोले तब, या संयुक्त राज्य अमेरिका बोले तब, दोनों बात बरोबर है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व। अब हमारे पास भंडार जो मिलियन में उपस्थित है, ये मध्य पूर्व जितने भी क्षेत्र हमारे पास आ गए वह हमारा हो जाएगा, उनके पास जो उपस्थित है वह 89 बिलियन उपस्थित है। कितना उपस्थित है हमारे पास? 89 बिलियन इनके पास भंडार उपस्थित है। यूएसए के पास कितना उपस्थित है? वो है 4 बिलियन अभी तक उपस्थित है इनके पास। और पूरे विश्व में टोटल कितना उपस्थित है? वह 137 मिलियन है। वह कितना है हमारे पास? 137 मिलियन। और इसका जो मध्य पूर्व में जो 89 मिलियन उपस्थित है, इसका चलने की जो उम्र है वह है 93 वर्ष। यूएसए में जो है वो हमारा चलेगा मात्र 10 वर्ष, और पूरे विश्व की अवधि बताई जाती है मात्र 43 वर्ष। अब एक बात बताइए, ये आंकड़ा हमारे पास उपस्थित है, ये तेल शोधक कारखाने के लिए, तेल शोधक हमारे पास है, तेल शोधक कारखाना का बताता है, तेल की उपस्थिति में है। वेट, मैं आपको दिखाता हूं। ये कच्चे तेल के भंडार का है, एक डाटा है कच्चे तेल का भंडार, कच्चे तेल का भंडार। अब इस डाटे को मैं आपको सामने प्रदर्शित किया हूं, तो ध्यान दीजिए। ये जो कच्चे तेल का भंडारण है वह मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है ना, वो हमारा जो कहलाता है, वो हमारा मध्य पूर्व का क्षेत्र जो हमारा कहलाता है, उसमें उपस्थित है कितना मिलियन? 89 बिलियन उपस्थित है, जिसकी उम्र कितना बताई जाती है? 93 वर्ष। अब ये 93 वर्षों में जिस रेशियो में इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिस रेशियो में इसका विधोन किया जा रहा है, मात्र 93 वर्षों में खत्म हो जाएगा। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो माथा पकड़ के बैठ के रोएगी, बिल्कुल रोएगी। अब उनके पास ये कच्चा तेल रहेगा ही नहीं। अब वो बताइए क्या करेंगे? क्या उनकी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, क्या वो अच्छी तरीके से जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से हमारा कच्चा तेल की जो हमारे मध्य पूर्व की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। अब उससे भी ज्यादा दयनीय तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहें, इतना बड़का धनिक है तब भी। आइए ध्यान दीजिए, इनके पास मात्र 4 बिलियन उपस्थित है, और देखिए ये 10 साल के अंदर में खत्म हो जाएगा। मात्र 10 साल चलने वाला, 10 साल के बाद लोटिया लेके बउआएंगे हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, दिल पे मत लीजिएगा, ये आंकड़ा है, मैं किसी देश की बुराई भलाई नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है भाई। किसी अन्य देश से देख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी देश की बुराई या क्या कहते हैं अपने देश की बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ये यूएनडीपी के द्वारा हमारा जारी किया गया रिजल्ट है, रिपोर्ट है, जिसके द्वारा मैं आपको बताया हूं। अपने देश के ऊपर मत लीजिएगा। ये यूएसए की कंडीशन है, 10 साल के बाद इसके पास कोई कच्चा तेल नहीं बचेगा, मात्र 4 बिलियन, 10 साल के अंदर में खत्म हो जाएगा। ये अगर आपको बताता है, पूरे विश्व में मात्र 137 मिलियन बचा हुआ, पूरे विश्व में। और पूरे विश्व में से मध्य पूर्व में तो 89% ये लिया। अब मात्र 4 एकरा पास है, यूएसए के पास है। अब जितना देश बचा उस सब में 137 में से ये दोनों को घटाने के बाद जितना बचा उतना सब के पास जा रहा है। उसमें से निर्यात है, आयात है, सब देश कर रहा है। अब बताइए, मात्र 43 वर्षों के अंदर में ये पूरी तरीके से हमारे पूरे पृथ्वी से कच्चा तेल खत्म हो जाएगा। क्या हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए उपयुक्त है? नहीं, आने वाली भावी पीढ़ी इस पर ही निर्भर होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इसको बचा सकते हैं। अभी हम अनवीकरणीय समझे थे और नवीकरणीय समझे थे। तो कच्चा तेल अभी हम बताएं आपको, तो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। होता क्या है रे, कितनो नवीकरणीय है, लेकिन उसका आप प्रयोग कीजिए। अब इस रेशियो में मान लीजिए कि होता क्या, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई चीज जो बनता है वह हमारे पास इतना उपस्थित है, हमारे पास 100% उपस्थित है। अब 100% उपस्थित है और पुनः यह अपना निर्माण कर सकता है, पुनः यह अपना निर्माण कर सकता है, कर सकता है। लेकिन एक डाटा हमको यह भी बताता है कि अगर इसे 100% 100 में से अगर इसका उपयोग अगर 50 के रेशियो से अगर किया जाए तो ये मात्र खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका प्रयोग अगर हम 25 के रेशियो से करें तो यह खत्म भी नहीं होंगे और क्या कहते हैं, इसका निर्माण भी पुनः होता रहेगा। मैं यह बताना चाहता हूं
कि हमारे पास जितना संसाधन है ना, वो जितना ज्यादा गति से बन रहा है, जितना ज्यादा तेजी से वो निर्माण कर रहा है अपना, उसे कई गुना तेजी से हम उसका उपयोग कर रहे हैं, हम उसका विदोहन कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, एक तो उसका जितना जल्दी निर्माण कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हम उसका विदोहन करेंगे, तो क्या उसका निर्माण होने तक में, जब तक निर्माण होगा तब तक ले बेचारा तो खत्म हो गया रहेगा, पुनः फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा उस चीज के निर्माण के लिए। यह समस्या उत्पन्न हो जाती है हमारे पास। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम अगला पॉइंट लेते हैं। ये यूएनडीपी के द्वारा हमारे पास दिया गया था, यूएनडीपी का आंकड़ा हमने देखा, ठीक है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं क्या कि एक बात बताइए, इन सारे के सारे चीजों से, मतलब अब तो उसका प्राकृतिक संसाधन है जो उसका हम कुछ ज्यादा ही मात्रा पर, जितना ज्यादा मात्रा में निर्माण नहीं हो रहा उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसके कारण से क्या हो रही है, बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हमारे जितने भी देश थे, अर्थशास्त्री थे और सारे सोचने वाले थे, उन लोगों ने सोचा क्या कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो इस पर पूर्णतया वर्क करे, इसके बारे में, इसके बचाव के बारे में, इस पर कैसे हम पुनः इसका निर्माण तेजी से कर सकते हैं, इस पर उन लोगों ने एक विचार किया और एक संस्था का निर्माण किया, जिसके लिए आपको एक संस्था का नाम दिया क्या, विश्व पर्यावरण विकास आयोग। जिसका नाम क्या दिया, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, ये जो था, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका स्थापना वह हुआ था 1983 में। इसका स्थापना 1983 में हुआ। यह बेचारा जो 1983 में इसका स्थापना हुआ, इसका कार्य क्या है, ध्यान दीजिए। इसका कार्य यही है कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसका पुनर्निर्माण होने के लिए हम कैसे समय दें। आइए ध्यान दीजिए, पर्यावरण विकास के दुष्परिणामों का परीक्षण करना इसका कार्य पूछता है, इसलिए हम लिख रहे हैं। पहला जो हो गया वह हो गया हमारे पास पर्यावरण एवं विकास के दुष्परिणामों का परीक्षण करना। दूसरा हमारे पास जो है इसका कार्य हम देखते हैं, वह हो गया इसकी समस्या समाधान की उपाय सुलझाना। इसकी समस्या लिखा गया, समस्या, किसी लड़की का नाम नहीं लिखे, हाँ याद रखिएगा। समस्या तथा उपाय को सुझाना। और तीसरा जो इसका काम हो गया वह है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का प्रति जागरूकता संकल्प को बढ़ावा देना। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूकता एवं संकल्प को बढ़ावा देना। ये हमारा किसका काम है, विश्व पर्यावरण विकास आयोग का। साल याद रखिएगा, जिसका हो गया हमारे पास 1983 में इसकी स्थापना की गई। ये विकास की धारणीयता के अंतर्गत बेचारे को जब नहीं कुछ मिला तो क्या किया उन्होंने, एक संस्था का स्थापना की है, ताकि एक ऐसी संस्था हो जो पूरी तरीके से इस पर कार्य करे, इसकी निगरानी करे, उसकी देखरेख करे, उस बात को रखे हम लोग के सामने कि ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है सारे संसाधनों को लेकर के। तो जैसा कि इनका कार्य क्या है, पर्यावरण एवं विकास के दुष्परिणामों, मतलब उसके क्या परिणाम हमारे पास आ रहे हैं, उसे क्या घटनाएं हो रही है, का परीक्षण करना, देखरेख करना। अब इसकी समस्या तथा उपाय को जानना। अब समस्या अगर है तो उसके क्या उपाय है, उस पर वर्क करके हमारे अर्थशास्त्रियों को बताना, हमारे साइंटिस्ट को बताना।
तीसरा इसे क्या है, अब किसी भी देश में इसकी संस्था जाएगी, वहां पे लोगों को प्रदूषण ना फैलाने की, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सही तरीके से करने की, किस तरीके से आप करोगे तो हमारी भावी पीढ़ी उस पर निर्भर है, उसको भी इसके लिए उपयोग मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, उसके करने के लिए हमारे पास है। तो ये सब चीज का निर्माण, ये सब चीज क्या कार्य है, विश्व पर्यावरण विकास आयोग का काम है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं आपको निष्कर्ष। आखिरकार इतना हम लोग देखे हैं विकास की धारणीयता, इसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष के आधार पर अगर हम देखें, निष्कर्ष हमने निष्कर्ष यह निकाला कि हम कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया लिखिए, बड़ी प्रेम से लिखिए, हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया दीर्घकालीन प्रक्रिया, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया, दीर्घकालिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दीर्घकालिक चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हमें समय समय पर अपने लक्ष्यों में परिवर्तन एवं समाधान करने की आवश्यकता है। पुनः इसको समझिए कि हम कह सकते हैं कि क्या है कि विकास की जो प्रक्रिया वो क्या है, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हमें समय समय पर अपने जो भी लक्ष्यों के परिवर्तन है उस समाधान पर क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने विकास की धारणीयता को देख लिया। इसी पर हम लोगों ने देखा कि विकास पर्यावरण विकास आयोग जो 1983 में जिसकी स्थापना हुई थी वह पूर्णतः इन्हीं संसाधनों पर वर्क करके उनके क्या उपाय, उनके क्या दुष्परिणाम है, क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, इस सब चीज को देखा और उनका यही कार्य है ही। फिर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि हमारे पास विकास की जो प्रक्रिया है वो दीर्घकाल तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो हमें उस पर ऐसे वर्क करना चाहिए कि ताकि वो खत्म भी ना हो और पुनः उसके निर्माण होने के लिए उचित समय भी मिले। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।